हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हम ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ख़त्म करने जा रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम दिस सिलेबस पोर्शन। तो चलिए, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डीसी जनरेटर, तो आपने देखा कि डीसी जनरेटर का जो काम है दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो जनरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे मोटर है, मोटर क्या काम करता है? मोटर लोड को चलाता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से अब इलेक्ट्रिकल देना होगा, तो आउटपुट मैकेनिकल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो ये जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये एसी मोटर होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो सप्लाई होती है दैट इज एसी सप्लाई। ठीक है, दैट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था अबाउट 90% मशीन जो आप देखेंगे जो काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑन द लॉज ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब ये जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि एक एज ए मोटर काम करता है। ठीक है, इसमें सिंगल फेज मोटर भी हो सकता है, थ्री फेज मोटर भी। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लाई रहेगी दैट विल बी थ्री फेज एसी सप्लाई। अगर ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता तो यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई होती। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम कनेक्टेड टू स्टेटर। स्टेटर को हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बोला इनमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो रोटेटिंग मशीन्स होते हैं इनमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेशनरी, दैट इज स्टेटर, और दूसरा होता है रोटेटिंग, जिसको हम रोटर बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरी डायग्राम में। ठीक है, ये स्टेशनरी है, जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज स्टेटर्स, ये स्टेशनरी होता है। और जो अंदर वाला पार्ट जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं दैट इज रोटेटिंग, इसको हम रोटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई हम एसी सप्लाई स्टेटर को देते हैं। स्टेटर पे वाइंडिंग होती है, जैसा कि आपने डीसी जनरेटर में देखा, वहाँ पे भी वाइंडिंग होती थी, या परमानेंट मैग्नेटिस। ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई देके हम ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसकी कंस्ट्रक्शन। हाँ, आप डायग्राम से देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटर है, ये अंदर से रोटर है। ठीक है, रोटेटिंग, यहाँ से कूलिंग फैन लगाया है, ये जो हीट जनरेट होती है हीट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये स्टेटर अलग से दिखाया है और रोटर अलग से दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोटर है और ये शाफ्ट है अंदर से। ठीक है, जो सेंटर में है दैट इज शाफ्ट, इसी पे रोटर माउंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रिंग्स है, स्लिप रिंग्स यहाँ पे होते हैं। वो अभी अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा स्लिप रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले मेन कंपोनेंट्स जो इस इंडक्शन मोटर के है। तो सॉरी, यहाँ पे है इंडक्शन मोटर, यहाँ पे डीसी जनरेटर नहीं है, ये यहाँ पे है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, हाँ, तो मेन पार्ट जो है दैट इज स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, तो स्टेटर क्या है? यहाँ पे सिलेंड्रिकल फ्रेम है, इसमें स्लॉट्स होते हैं जिसमें हम वाइंडिंग लगाते हैं। स्लॉटेड लैमिनेटेड कोर होता है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और उसमें हम स्टेटर वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, जो कॉपर वाइंडिंग होती है, किनमें जो स्लॉट्स होते हैं, इसमें जो स्टेटर फ्रेम होता है, इस सिलेंड्रिकल फ्रेम, इसमें हम वाइंडिंग लगाते हैं। जो इसके स्लॉट्स बने होते हैं उसमें हम वाइंडिंग रखते हैं, कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, जब हम इसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसमें फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज रोटेटिंग। वो जो फील्ड प्रोड्यूस होता है थ्री फेज सप्लाई की वजह से, वो रोटेटिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो क्वालिटीज़ है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रोटेटिंग होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग इन नेचर, और इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। और किस स्पीड से रोटेट करता है? ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड से ये रोटेट करता है। ठीक है, और ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? जो हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल पैरामीटर जो होते हैं, पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी, उससे जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, स्पीड मिलती है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मशीन। ठीक है, तो आपने देख लिया स्टेटर। आप देखते हैं रोटर। रोटर में रोटर जो रोटेटिंग पार्ट होता है, ये माउंट होता है शाफ्ट के साथ, जो इनसाइड होता है स्टेटर को। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स है। जो ये वाला रोटर है इंडक्शन मोटर का, इसमें दो टाइप्स है। ठीक है,
एक है स्क्विरल केज रोटर, दूसरा है वाउंड रोटर। ठीक है, तो स्क्विरल केज रोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्क्विरल केज की शेप में होता है। तो मोस्ट कॉमन यही हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, ये रोबस्ट टाइप होता है। और ये भी होता है लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोल विथ पैरेलल स्लॉट्स। जैसे हमने देखा स्टेटर में स्लॉट्स होते हैं वाइंडिंग के लिए, ऐसे ही ये रोटर भी होता है जिसमें वाइंडिंग ये स्लॉट्स होते हैं वाइंडिंग को रखने के लिए। ठीक है, तो इन स्लॉट्स में हम फिर वाइंडिंग रखते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्लॉट्स दिखाए, तो इनमें हम वाइंडिंग रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, तो अगर ये स्क्विरल केज रोटर है तो इसमें वाइंडिंग्स नहीं होते, इसमें कॉपर बार्स होते हैं। ठीक है, अगर वाउंड रोटर है तो उसमें हम वाइंडिंग रखते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं वाउंड रोटर। अगर स्क्विरल केज है तो स्क्विरल केज की फॉर्म में होता है, लेकिन वाइंडिंग के बदले हम यहाँ पे एल्युमिनियम या कॉपर बार्स का, यूजुअली हम कॉपर बार्स यूज करते हैं जो हम इन स्लॉट्स में रखते हैं। ठीक है, और ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होते हैं, एंड्स पे परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होते हैं। एंड रिंग्स की यहाँ पे हम एंड रिंग्स यूज करते हैं, वो भी कॉपर मटेरियल के होते हैं, तो हम यहाँ पे रखते हैं और शॉर्ट करते हैं इन कॉपर बार्स को। ठीक है, तो एक्ट करते हैं जैसे वाइंडिंग का पर्पस होता है, तो सेम पर्पस ये देते हैं कौन, जो ये कॉपर बार्स हम यूज करते हैं। एट बोथ एंड्स हम यहाँ पे एंड रिंग्स यूज करते हैं। ठीक है, जो इनको शॉर्ट करते हैं। तो फंक्शन क्या है इसकी, जो कॉपर बार्स यूज करते हैं, जो करंट इंड्यूस होंगे ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, तो वो करंट फ्लो होंगे थ्रू दीज बार्स, और इंटरेक्शन होगा विद द स्टेटर फील्ड, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्टेटर फील्ड, स्टेटर फ्लक्स, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रोटर करंट। ठीक है, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं रोटर फ्लक्स। ठीक है, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज टू फील्ड्स, जो ड्यू टू स्टेटर फील्ड एंड जो करंट इंड्यूस होगी रोटर कॉपर बार्स में, उसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा, तो इंटरेक्शन, जो उनका इंटरेक्शन रहेगा उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये स्क्विरल केज रोटर देखा हमने। अब वाउंड रोटर क्या है, वाउंड रोटर में हम वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, इनमें वाइंडिंग होती है। ठीक है, फिर जो शाफ्ट होता है, जो इसका शाफ्ट होता है, इस पे स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम स्लिप रिंग्स लगाते हैं, ऐसे 3 रिंग्स होते हैं 3 फेज के लिए। जो वाइंडिंग होती है वो कनेक्टेड होती है इसके साथ, तो इन वाइंडिंग्स से जो करंट आती है, जो करंट हम इन वाइंडिंग्स के थ्रू इनको देते, रोटर को देते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रशेस का कनेक्ट करते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, हम ब्रशेस यूज करते हैं यहाँ पे करंट को कलेक्ट करने के लिए या देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट होता है और आपको यहाँ से स्टेशनरी कॉइल से इनपुट देना होता है या इनपुट लेना होता है। ठीक है, तो इसमें भी होती है 3 फेज वाइंडिंग होती है, सिमिलर टू स्टेटर। ठीक है, अगर आप देखेंगे स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग है, तो ऐसे ही इस वाले रोटर में भी 3 फेज वाइंडिंग होती है। ठीक है, रोटर स्लॉट्स में हम रखते हैं 3 फेज वाइंडिंग। जो टर्मिनल्स होती है वो बाहर निकालते हैं हम रोटर से, तो कनेक्ट करते हैं 3 स्लिप रिंग्स के साथ। यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं, ये जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट्स वहाँ पे होते थे डीसी जनरेटर में, ऐसे ही यहाँ पे एसी जो इंडक्शन मोटर है, इसमें 3 स्लिप रिंग्स होते हैं। किसके लिए, ये माउंट होते हैं शाफ्ट पे ही, ये भी माउंट होते हैं। ठीक है, ये रोटेट होते हैं विद द रोटर विद द शाफ्ट। लेकिन अगर हमें करंट देनी होगी या लेनी होगी, तो इसके लिए हम ब्रशेस कनेक्ट करते हैं जो राइड होते हैं ओवर द स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो स्टेशनरी ब्रशेस होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं हम ऑन दी स्लिप रिंग्स अलोइंग एक्सेस ऑफ टू द रोटर सर्किट। चाहे ये इंडक्शन मोटर होगा या इंडक्शन जनरेटर, तो दोनों का काम पर्पस देते हैं ये स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो करंट यहाँ हमें लेनी होगी फ्रॉम थ्रू स्लिप रिंग्स, या इनपुट देना होगा थ्रू स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो ब्रशेस ये कलेक्ट करते हैं करंट। ठीक है, अगर आप देखेंगे फंक्शन क्या है इसकी, जो हम बाहर निकालते हैं वाइंडिंग, तो स्लिप रिंग्स के थ्रू हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे स्लिप रिंग्स है, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं इन स्लिप रिंग्स के साथ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हाँ, यहाँ से हम रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज, हम स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं एक्सटर्नली, या करंट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में करंट इंडक्शन मोटर लेता है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो मशीन को डैमेज कर सकता है, हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, तो हम एक्सटर्नली रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। एक तो इसकी वजह से स्टार्टिंग
टॉर्क भी बढ़ जाता है और स्टार्टिंग करंट जो होती है तो उनको कम करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर जब रेटेड पोर्शन ऑपरेशन पे ये पहुंचता है तो फिर इन रेजिस्टेंसेस को हम शॉर्ट करते हैं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं फिर हम इनको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, जब रेटेड ऑपरेशन पे पहुंचता है, जब हमें रेटेड स्पीड मिलती है तो फिर हम इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस करंट भी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आपने देखा इसमें दो मेन पार्ट्स है, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट और दूसरा है रोटर रोटेटिंग पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टेटर में यहाँ पे हम वाइंडिंग लगाते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग। ठीक है, ऐसे यहाँ पे रोटर के दो टाइप्स है, स्क्वायरल केज रोटर और वाउंड रोटर। स्क्वायरल केज में कॉपर बार्स होते हैं रोटर स्लॉट्स में, और ये जो है वाउंड रोटर, इसमें वाइंडिंग लगाते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्लिप रिंग्स होते हैं और स्टेशनरी ब्रशेस। ठीक है, करंट को एक्सेस करने के लिए, करंट को या इनपुट देने के लिए या करंट वापस लेने के लिए। ठीक है, और जो फंक्शन है यहाँ स्लिप रिंग्स का, यहाँ पे हम एक्सटर्नली रजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं वाउंड रोटर केस में। ठीक है, तो एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट करने का पर्पस क्या है, इसके दो एडवांटेजेस है। मेन एडवांटेज, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है और स्टार्टिंग करंट रिड्यूस होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको डीसी जनरेटर में समझाया, जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे ही यहाँ पे भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसीलिए इसको हम इंडक्शन मोटर भी इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, जो इसका नाम है इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल दैट डिपेंड्स ऑन करंट जो इंड्यूस होती है किसमें, रोटर में। ठीक है, किसकी वजह से, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्टेटर से हमने यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट की। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट की स्टेटर को। अब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होता है, जब बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई मिलती है थ्री फेज वाइंडिंग्स को, थ्री फेज मशीन को, तो वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बैलेंस्ड होती है। इसमें बैलेंस्ड क्या होती है, 120 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड सप्लाई। ठीक है, जब बैलेंस्ड सप्लाई मिलती है थ्री फेज वाइंडिंग्स को, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज रोटेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये किस स्पीड पे चलता है, सिंक्रोनस स्पीड पे, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से अंदर से है रोटर। ठीक है, अब यहां से रोटर है, हाँ, अब यहां से रोटर है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा रोटर कंडक्टर्स के साथ। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस, जो यहाँ पे इंड्यूस होंगे करंट्स रोटर कंडक्टर्स में, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला दो केसेस हो सकते हैं इंडक्शन के लिए, या तो करंट वेरिएबल होनी चाहिए या करंट वेरिएबल होनी चाहिए और कंडक्टर स्टेशनरी, और दूसरी कंडीशन जो है कंडक्टर रोटेटिंग होना चाहिए और जो मैग्नेटिक फील्ड दैट मस्ट बी स्टेशनरी। ठीक है, दो ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा केस है, यहाँ पे फील्ड ही रोटेटिंग है, तो कंडक्टर्स यहाँ पे जो रोटर है वो अभी स्टेशनरी कंडीशन में है, वो अभी रुका हुआ है, एक ही जगह पे है, तो इसका मतलब कंडक्टर स्टेशनरी है यहाँ पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रोटेटिंग इन नेचर। तो यहाँ पे होगा इंडक्शन प्रोसेस, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस होगा करंट किसमें, रोटर कंडक्टर्स में। ठीक है, तो इसीलिए जो इंड्यूस करंट होती है रोटर कंडक्टर्स में, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होता है, फिर इंटरेक्शन होता है दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर का है और जो इंड्यूस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उनकी इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा है इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब जब हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देने की वजह से वहां पे फील्ड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज रोटेटिंग इन नेचर, जिसको हम आरएमएफ बोलते हैं, और इसकी स्पीड जो होती है दैट इज कांस्टेंट स्पीड, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, जो नॉमिनल वैल्यूज होते हैं मशीन के फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, तो वहां से हम निकाल सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, गिवन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स, जो वहां से स्पीड आएगी दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कांस्टेबल का पेपर जो हुआ था, उसमें डायरेक्टली इसमें न्यूमेरिकल आया था, सिंक्रोनस स्पीड निकालना था या कुछ स्लिप के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो आपको उसमें पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालनी पड़ती है, तो वहां वो कहां से मिलेगी, क्वेश्चन में गिवन होगा फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है,
तो हमने देखा थ्री फेज सप्लाई देने की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी स्पीड जो होती है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो पास करता है रोटर कंडक्टर्स को, रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है, तो इसकी वजह से ये जो है ये लिंक करेगा, कट करेगा फ्लक्स को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वोल्टेज इंड्यूस होगी, क्योंकि हमने फैराडेज लॉ में देखा था ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो जब कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, ठीक है, तो चेंजिंग फ्लक्स है, चेंजिंग फील्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो रोटर कंडक्टर्स में इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो यहाँ पे अब करंट प्रोड्यूस करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्क्विरल केज है तो उसमें कॉपर बार्स है शॉर्टेड, तो वहाँ पे भी करंट फ्लो हो सकती है। अगर वाउंड रोटर है उसमें वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इंड्यूस हो गया वोल्टेज इसमें रोटर कंडक्टर्स में बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मूविंग फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया अच्छे से, या तो फील्ड रोटेटिंग होना चाहिए या करंट वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, और कंडक्टर रोटेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो रोटर सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला एंटरिंग की वजह से स्क्विरल केज में, और अगर देखेंगे एक्सटर्नल की रेजिस्टेंस की वजह से वाउंड रोटर में। ठीक है, तो इस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, ये अपनी करंट क्रिएट करेगा उसमें। ठीक है, जो फ्लो होगी रोटर कंडक्टर्स में। अब ये जो रोटर कंडक्टर्स है इनमें करंट आ गई, तो ये बाहर फील्ड में है, तो ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स। ठीक है, ये एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स हैनस टॉर्क। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट मिलेगा, क्योंकि आप कंडक्टर्स ने इनमें इंड्यूस हो गई करंट, तो ये एक्सपीरियंस, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल ही यही है। अगर एक कंडक्टर रखेंगे फील्ड में, रोटेटिंग कंडक्टर, अगर ये रोटेटिंग है तो इसमें ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक है, तो अब फोर्स है ना टॉर्क, तो टर्निंग मोमेंट मिलेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड कहाँ से आया, जो स्टेटर ने प्रोड्यूस किया, कॉजिंग द रोटर टू रोटेट एट स्पीड। ये टर्निंग मोमेंट देगा रोटर को, तो वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा एज एट स्पीड दैट इज रोटर स्पीड NR। ठीक है, दिस स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये एक्चुअल स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है, ये लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एज पर लेंज़ लॉ अब क्या होने चाहिए, इट अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन। जो अब करंट इंड्यूस हुई किस में, रोटर कंडक्टर्स में, अपोज करनी चाहिए काज को। अब काज क्या है, काज इज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, NS माइनस NR, काज इज रिलेटिव स्पीड NS माइनस NR। NS स्टेटर की स्पीड है, स्टेटर फील्ड की स्पीड है, और NR क्या है, NR है रोटर की स्पीड। ठीक है, रोटर कंडक्टर्स की स्पीड, और स्टेटर की क्या स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। ठीक है, जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो काज है रिलेटिव मोशन, जो डिफरेंस है अब स्पीड्स की, इसी को हम फिर एक्सप्लेन करते हैं स्लिप स्पीड। ठीक है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये जो एज पर लेंज़ लॉ, ये जो करंट इंड्यूस हुई रोटर कंडक्टर्स में, ये काज को अपोज करेगी। काज क्या है, रिलेटिव स्पीड, जिसने इसको रोटेट करने पे मजबूर किया। ठीक है, सो जो रोटर है, ये रोटर स्टार्ट करेगा रोटेटिंग, जो कंडक्टर्स है इसके, तो रोटेटिंग टर्निंग मोमेंट मिला इसको, ये स्टार्ट करेगा रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, ये अपोज करेगा काज को। काज क्या है, NS माइनस NR रिलेटिव स्पीड, तो ये उसको मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो यही तो लेंज़ लॉ का प्रिंसिपल यही है, लेंज़ लॉ का। ठीक है, स्टेटमेंट यही है। ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे रोटर्स घूमना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये इसका पर जो मोटिव रहेगा दैट इज इट विल अपोज द काज। काज क्या है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो फंडामेंटल रीजन जो है इस रोटेशन का, जो रोटर रोटेट हो रहा है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड करंट्स इन द रोटर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ आपको ये वर्किंग प्रिंसिपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। तो जब हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई जब हम देते हैं स्टेटर को, वहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। अब जब रोटर कंडक्टर्स तो स्टेशनरी है, लेकिन फील्ड बाहर से रोटेटिंग है। ठीक है, वेरिएबल है, तो ये कट करेगा फ्लक्स को, ये कंडक्टर्स के साथ लिंक होगा वेरिएबल फ्लक्स। ठीक है, एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें EMF इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अब अगर करंट के लिए पाथ मिल रही है तो इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो वहाँ पे अब करंट फ्लो हो रही है रोटर कंडक्टर्स में। ठीक है, रोटर कंडक्टर्स
में आप करंट है तो फील्ड में है, बाहर से फील्ड है, तो ये रोटर कंडक्टर्स एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। आपको याद रखना है लोरेंट्ज़ फोर्स, लेकिन आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसको टर्निंग मोमेंट मिला, अब एज पर लेंसेज लाइए अपोज करना चाहिए काज को। काज क्या है? जो रिलेटिव स्पीड है किसकी, जो अब फील्ड लिंक हो रहा है, ठीक है। बाहर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का, लेकिन अंदर से जो रोटर है इसमें इंड्यूस हो गई करंट, तो उसका अलग से अब फ्लक्स बन गया, ठीक है। अब जो डिफरेंस है स्पीड्स की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो इसका फ्लक्स अपना है रोटर की स्पीड जो है, रोटर फ्लक्स की स्पीड, दैट इज NR, ठीक है। अब इनकी डिफरेंस जो है दैट इज द कॉज दैट अलाउज रोटर टू रोटेट, ठीक है। तो ये रोटर की जो यहाँ पे रोटर का मोटिव रहेगा कि ये अपोज करेगा काज को एज पर लेंसेज लॉ, क्योंकि इसमें इंड्यूस करंट हुई तो ये हमेशा कोशिश करेगा इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए ये इसी डायरेक्शन में रोटेट होता है जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिलेटिव स्पीड, जिसकी वजह से ये चाहेगा कि रिलेटिव स्पीड मिनिमम होनी चाहिए ताकि ये रोटर भी रोटेट करे एट सिंक्रोनस स्पीड, लेकिन ये कभी इसको अचीव नहीं करता है, तो हमेशा NR पे काम करता है, NR पे रोटेट हो रहा है, तो NR इज ऑलवेज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। चलिए, हो गया प्रिंसिपल भी, वर्किंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड टू इंडक्शन मोटर है, जैसे कि आपको लास्ट ईयर एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आया था इसी पे, सिंक्रोनस स्पीड पे। अब सिंक्रोनस स्पीड क्या है? जिस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है स्टेटर में, जो उसकी स्पीड है दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। मैंने आपको वो बोला, वो हम कहाँ से निकालते हैं? जो फ्रीक्वेंसी होती है, गिवन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज और जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं मशीन के, तो वहाँ से हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आता है दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। अब ये जो सिंक्रोनस स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब देखते हैं रोटर की स्पीड। मैंने आपको ऑलरेडी बोला रोटर की स्पीड NR है, दैट इज ऑलवेज लेस देन NS, ठीक है। ये तो एक्चुअल स्पीड होती है जिस पे मोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटर रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटर कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, इफ सो देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन, क्योंकि अगर ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करेगा तो डिफरेंस इन स्पीड विल बी जीरो, क्योंकि अगर आप रोटर स्पीड भी NS लेंगे तो डिफरेंस विल बी जीरो, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। बिटवीन द रोटर कंडक्टर्स एंड स्टेटर फील्ड जो है वहाँ पे रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगी, तो वहाँ पे कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, कटिंग फ्लक्स, तो इंड्यूस में भी नहीं होगा, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो रोटर रोटेट नहीं करेगा। दैट इज वाई इट ऑलवेज रन्स एट स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस मोटर, ठीक है। ये सिंक्रोनस स्पीड में नहीं चलता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर। दूसरे होते हैं सिंक्रोनस मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे चलते हैं, ठीक है, वो अलग टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। देयरफॉर रोटर मस्ट रन एट स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज NR इज लेस देन NS, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है दैट इज स्लिप। अब स्लिप क्या है? स्लिप है डिफरेंस, अब देखते हैं पहले स्लिप स्पीड, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, रोटर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज NS, और रोटर की स्पीड है दैट इज NR। जो डिफरेंस इन स्पीड है इसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड, और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S टाइम्स NS, इसको हम बोलते हैं स्लिप स्पीड, ठीक है। और जो स्लिप है ये है डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स एक्सप्रेसेस एज पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट मीन्स जो सिंक्रोनस स्पीड के रेशियो में है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज परसेंटेज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। जो डिफरेंस है स्पीड्स की, सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड की, एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ दिस रिलेटिव स्पीड, स्लिप स्पीड, ठीक है, दैट इज स्लिप। तो स्लिप क्या है? स्लिप इज एक्चुअली द परसेंटेज वैल्यू ऑफ स्लिप स्पीड, परसेंटेज वैल्यू ऑफ स्लिप स्पीड, ठीक है। स्लिप स्पीड क्या है? NS माइनस NR, या परसेंटेज वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्पीड, ठीक है, NS माइनस NR। आपको स्लिप याद रखना है, स्लिप इज NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। अब स्लिप का वैल्यू कितना है? ये लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1। जब NR सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, NS माइनस NS विल बी 0, तो उस टाइम 0 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है। अब अगर NR 0 है तो NR जब 0 होगा तो यहाँ पे NS बाई NS होगा, तो S विल बी 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, ठीक है। अब NS इस साइड लेते हैं, दिस इज SNS, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ टू स्पीड, दिस इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड क्या है? डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड रोटर स्पीड, ठीक है। अगर आप स्टेडी स्टेट ऑपरेशन देखेंगे, जब रोटर रोटेट होता है तो वर्किंग में होता है मोटर, तो उस टाइम जो स्लिप का रेंज रहता है दैट इज 1% to 5%, ठीक है।
अब अगर स्टार्ट पे देखेंगे, स्टार्ट पे रोटर स्टेशनरी होता है तो स्पीड 0 होगी, तो स्लिप कितना होगा, स्लिप विल बी 1। आप यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ns माइनस 0 डिवाइड बाई ns, तो इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है। अब ऐसे ही जब नो लोड कंडीशन होगी, लेकिन अब ये रोटर स्टार्ट हो गया, मोटर स्टार्ट हो गया, लेकिन लोड हमने कनेक्ट नहीं किया है रोटर शाफ्ट के साथ, तो उस टाइम स्पीड जो होगी दैट विल बी, हम कहेंगे जो स्पीड होगी रोटर की वो भी घूमेगा एट सिंक्रोनस स्पीड, तो स्लिप कितना होगा, तो यहाँ पे एन एस विल बी इक्वल टू एन एस माइनस एन एस डिवाइड बाई एन एस। ठीक है। तो एन एस माइनस एन एस इज 0, तो स्लिप वैल्यू आएगा 0। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से स्लिप क्या होता है। ठीक है, स्लिप स्पीड क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे आपने देखा स्टेटर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज जो हम नॉमिनल वैल्यू फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब देखते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। ठीक है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एंड करंट जो इंड्यूस होती है रोटर में, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट एज स्टेटर फ्रीक्वेंसी, बट इट डिपेंड्स ऑन स्लिप। ये स्लिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपने देखा इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड आती है दैट इज एनएस, लेकिन अब जो रोटर है वो किस स्पीड पे चलता है, एनआर। ठीक है, लेस देन एनएस स्पीड पे, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन होगी स्टेटर फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ। तो अब कितनी है, अब देखते हैं, ये डिपेंड करता है स्लिप पे। सिंस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड एंड द रोटर इज स्लिप स्पीड दैट इज एनएस माइनस एनआर, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी स्लिप रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, एनएस माइनस एनआर। जब इसमें आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आएगा एस टाइम्स एफ। ठीक है, तो एनएस का वैल्यू भी सबस्टिट्यूट करेंगे, तो इसका मतलब जो रोटर फ्रीक्वेंसी है दैट इज स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर, जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब दैट इज ऑलवेज लेस देन स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। एट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, जब स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग केस होगा तो रोटर स्टेशनरी है, तो स्पीड विल बी 0, स्लिप विल बी 1, तो इस टाइम फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल। ठीक है, रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब नो लोड कंडीशन, जिसमें हमने बोला कि जो रोटर स्पीड होगी दैट विल बी सिंक्रोनस स्पीड, तो स्लिप उस टाइम 0 होगा, तो अगर आप इसमें स्लिप का वैल्यू 0 देंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी, रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी 0। ये वो केस है जिसमें मोटर काम नहीं करेगा, जो हमने बोला कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, तो ये ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है। अब चलते हैं जो सिलेबस में मेंशन किया गया है टॉपिक कॉपर लॉस। ठीक है, अब आपको मैंने ऑलरेडी पावर लॉस समझाया है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पावर लॉस समझाया आपको मैंने। जो किसी भी रजिस्टर में लॉस होता है दैट इज आई स्क्वायर टाइम्स आर, जो करंट फ्लो हो रही है थ्रू दैट कंडक्टर, थ्रू दैट मटेरियल, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दैट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे वाइंडिंग है, स्टेटर में भी वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग, और रोटर में भी वाइंडिंग है। तो वाइंडिंग में करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, लॉस होगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। जो वाइंडिंग में होता है ड्यू टू करंट, उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है कोर लॉस। कोर लॉस किस में होता है, मटेरियल में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स में कोर में होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज सप्लाई। ठीक है। अब देखते हैं कॉपर लॉस क्या है। कॉपर लॉस जो होता है किस में, रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग होगी या रोटर वाइंडिंग। अगर रोटर वाइंडिंग में होता है तो रोटर कॉपर लॉस, अगर स्टेटर वाइंडिंग में होता है तो स्टेटर कॉपर लॉस। जो इसमें होते हैं वो एनालाइज करते हैं पावर फ्लो डायग्राम से। ठीक है। अब यहाँ से स्टेटर है, स्टेटर से सप्लाई मिलती है, स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो लॉस होगा दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस। ठीक है, वाइंडिंग में लॉस होगा। तो अब यहाँ से एयर गैप है, उसके बाद रोटर है, तो यहाँ पे रोटर है, रोटर वाइंडिंग। तो रोटर वाइंडिंग में जो यहाँ पे पहले जो पावर इसको मिलेगा दैट इज एयर गैप पावर, क्योंकि गैप होती है बिटवीन रोटर एंड स्टेटर। ठीक है, तो जो पावर मिलेगा इनपुट पावर रोटर को, उसको हम एयर गैप पावर भी बोलते हैं, इनपुट पावर। तो अब इसमें क्या होगा, रोटर वाइंडिंग में रोटर कॉपर लॉस, और उसके बाद जो यहाँ पे पावर मिलता है दैट इज एक्चुअल पावर। वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल पावर, जो एक्चुअली मैकेनिकल पावर डेवलप होता है रोटर साइड से। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे एयर गैप पावर मिला माइनस दिस रोटर कॉपर लॉस। तो इसको हम बोलते हैं पावर फ्लो डायग्राम। तो आप समझ सकते हो लॉसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। वाइंडिंग में होते हैं कॉपर लॉसेस, और अगर देखेंगे यहाँ पे भी फ्रिक्शन वाइंडेज लॉसेस होंगे रोटर साइड से, मैकेनिकल लॉसेस, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कोर में लॉसेस हो सकते हैं, या रोटर कोर में भी लॉसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोर लॉस। लेकिन आपको सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम सिर्फ रोटर कॉपर लॉस डिस्कस करेंगे। जो मेजर लॉस है वो कॉपर लॉस ही होता है, क्योंकि ये करंट डिपेंडेंट होता है, विच इज पावर लॉस्ट एज हीट इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंगल फेज है तो आई स्क्वायर आर, अगर 3 फेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टेटर वाइंडिंग में लॉस हो रहा है तो स्टेटर कॉपर लॉस, अगर रोटर वाइंडिंग में लॉस हो रहा है तो रोटर कॉपर लॉस। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं पावर, कुछ पावर के इक्वेशंस, ठीक है। जो रोटर कॉपर लॉस हमने निकाला इसके रिलेशन विद द स्लिप एंड एयर गैप। मैंने आपको ऑलरेडी बोला बाहर होता है स्टेटर और अंदर से होता है रोटर, ठीक है। तो ये जो एयर गैप है, जो स्टेटर से रोटर को पावर मिलता है, ये स्टेटर है, हाँ, ये जो यहाँ से यहाँ पावर जाता है इसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर या रोटर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे होता है स्टेटर पावर, जो स्टेटर पे पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर लिंक हो रहा है फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, इसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर, ठीक है। अब ये अगर कॉपर लॉस लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर, दैट इज स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर, ठीक है। कॉपर लॉस जो होगा रोटर साइड से, दैट इज स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर। अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में, स्लिप गिवन होगा, इनपुट पावर टू द रोटर गिवन होगा, तो आपको कॉपर लॉस निकालना होगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको आई स्क्वायर आर की निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक पावर लॉस्ट एज हीट इन द रोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। इसका मतलब कॉपर लॉस जो हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ये आपको याद रखना है। कॉपर लॉस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। अगर गिवन एयर गैप पावर है, हायर स्लिप लीड्स टू हायर रोटर कॉपर लॉस। अगर स्लिप ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा कॉपर लॉस होगा एंड एफिशिएंसी विल बी लो, ठीक है। तो रिमेनिंग पावर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, लॉसेस के बाद जब हम लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस रोटर का जो इनपुट पावर है, इसमें से कॉपर लॉसेस रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वहां से पावर बचेगा दैट इज मैकेनिकल पावर, जो एक्चुअली रोटर साइड से मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है लोड को घुमाने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर डेवलप विल बी एयर गैप पावर माइनस रोटर कॉपर लॉस। अब अगर देखेंगे रोटर कॉपर लॉस, अभी हमने देखा स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर, तो यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो पीजी कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एस टाइम्स एयर गैप पावर। तो इसका मतलब मैकेनिकल पावर किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ स्लिप, 1 माइनस स्लिप टाइम्स एयर गैप पावर। तो अगर एयर गैप पावर गिवन है, इनपुट पावर टू द रोटर गिवन है, तो आपको स्लिप भी गिवन है, आप मैकेनिकल पावर भी निकाल सकते हो और आप रोटर कॉपर लॉस भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन, आपको सिलेबस में टॉर्क मेंशन किया गया है, जो टर्निंग मूवमेंट होता है, रोटेटिंग मूवमेंट, दैट इज टॉर्क। तो आप देखेंगे उस रोटर के टॉर्क की इक्वेशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्पीड, आप देख सकते हो दैट इज पावर बाय ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनल इक्वेशन लिखी है, आपको बस ये याद रखना है, ये किसके प्रपोर्शन होता है, ई स्क्वायर जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रोटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस स्लिप टाइम्स एक्स आर स्क्वायर। एक्स आर इज रिएक्टेंस, जो आपको मैंने बोला था इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए वाइंडिंग, क्योंकि जो इंडक्टर होता है, वाइंडिंग जो होती है ये एज ए इंडक्टर, ये तो एक रेजिस्टेंस होती है, दूसरी होती है इंडक्टेंस, ठीक है, जो अपोजिशन दिखाता है करंट को, ठीक है। तो दैट इज एक्स आर, दैट इज रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस, जो इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, ये ओम्स में होता है, ठीक है। तो दैट इज रिएक्टेंस, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक्स में एसी सर्किट्स में पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको बस पावर टॉर्क इक्वेशन याद रखना है, पावर बाय ओमेगा। तो यहाँ पे पावर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आती है ई स्क्वायर आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्लिप भी होता है, ठीक है, यहाँ पे स्लिप भी होता है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे स्लिप भी होता है। तो इसका मतलब टॉर्क वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है और रोटर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। इसीलिए हम बोलते हैं वाउंड रोटर में हम रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये है ना डायरेक्ट रिलेशन विद द टॉर्क, रोटर रेजिस्टेंस की रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है विद द टॉर्क। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से हम स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो के यहाँ पे रखा है मैंने दैट इज 3 बाई ओमेगा, क्योंकि 3 फेज पावर में 3 आएगा तो वो यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ये किसके बराबर होता है 2 पाई एन एस बाई 60, दैट इज एंगुलर स्पीड, इसको हम एंगुलर स्पीड बोलते हैं, ये रेडियंस में होती है, ठीक है, रेडियंस में। तो अगर आप देखेंगे रेडियंस पर सेकंड, रेडियंस में होती है ये एंगुलर स्पीड, और जो एन होता है दैट इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशंस पर मिनट RPM, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबस्टिट्यूट वैल्यू करना है तो आप एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम में सिंक्रोनस स्पीड निकालनी होगी या एंगुलर स्पीड, तो आप यहाँ से NS से एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं और एंगुलर स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। मैकेनिकल टॉर्क किसके बराबर होगा, मैकेनिकल पावर डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड किसकी, रोटर की। तो यहाँ पे उस टाइम क्या सबस्टिट्यूट करना है, 2 पाई NS की बजाय NR डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो ओमेगा आर, ठीक है। तो मैकेनिकल टॉर्क भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट है एप्लीकेशंस, जो लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस, यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ 3 फेज
इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स के रोटर है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री लेवल पे 99% केसेस में हम इंडक्शन मोटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मोटर्स। तो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, क्योंकि इसमें सिंपलिसिटी है, तो रगड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो हाई विथस्टैंड कैपेबिलिटी है, इसके वाइब्रेशन वगैरह ये विथस्टैंड करता है, ठीक है। लो कॉस्ट है, हाई रिलायबिलिटी है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, 20 साल तक आप इसको चला सकते हो ऐसे विथआउट एनी मेंटेनेंस, ठीक है। अगर आप देखेंगे डीसी केस में वहाँ पे वो कम्यूटेटर वगैरह मसला है, तो उसकी वजह से वो लिमिटेड एप्लीकेशन है उसके, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हाई रिलायबिलिटी है, ये आपको याद रखना है। अगर आप देखेंगे स्क्विरल केज रोटर जब यूज़ करते हैं, स्क्विरल केज मोटर बनता है, तो उसमें क्या है, उसमें कॉन्स्टेंट स्पीड मिलती है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे क्रिटिकल नहीं होता है, जहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट स्पीड की एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे हम स्क्विरल केज वाला मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पंप्स में यूज़ करते हैं, फैंस में यूज़ करते हैं, कंप्रेसर्स में यूज़ करते हैं, क्रशर्स में यूज़ करते हैं, मशीन टूल्स लाइक लेथ मशीन्स, ड्रिल्स और मिलिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल मिक्सर्स में हम यूज़ करते हैं स्क्विरल केज वाला, ठीक है। अब जो है दैट इज़ वाउंड रोटर जब होगा तो दैट इज़ वाउंड रोटर मोटर, ठीक है। तो उसके एप्लीकेशंस अगर आप देखेंगे तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि हम वहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं बाहर से स्लिप रिंग्स के थ्रू, तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की वजह से जो स्लिप रिंग्स के साथ हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इससे रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। तो अगर जिस एप्लीकेशन में हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहाँ पे हम वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे, और विथ लो स्टार्टिंग करंट, क्योंकि इसकी वजह से स्टार्टिंग करंट लो मिलती है, और स्पीड कंट्रोल लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने देखा उसमें कॉन्स्टेंट स्पीड एच होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल स्पीड होती है, ठीक है। तो अब अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे, क्रेन्स में यूज़ करते हैं, हॉइस्ट्स में यूज़ करते हैं, एलिवेटर्स में यूज़ करेंगे, बॉल मिल्स में यूज़ करेंगे, या लार्ज कन्वेयर्स। तो इस टॉपिक के साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है वो हमने कंप्लीट किया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर और डिफरेंस क्या है एज़ कम्पेयर टू डीसी जनरेटर या डीसी मशीन्स, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस, टाइप्स और ये जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉपर लॉस वगैरह, स्लिप या सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको अच्छे से समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम कोशिश करेंगे कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, जो इस यूनिट में जो भी टॉपिक्स है इसके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स, जो आ सकते हैं एसएसबी एग्जाम में, जो एसएसबी वाले पूछ सकते हैं। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स फार्मूला बेस्ड वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।